Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are covering social science class 7th new NCERT exploring society India and beyond. So class 7 की न्यू NCERT है SST का, उसका हम थीम A ऑलरेडी एक चैप्टर कर चुके हैं. इस वीडियो में हम थीम B टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसके चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट. ये थीम B का चैप्टर नंबर 4 है. इसका पार्ट 1 इस वीडियो में हम कवर करेंगे. यहाँ आप इंडेक्स देख सकते हैं. थीम ए का एक चैप्टर ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया डिटेल में हमने समझा, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक्स्ट्रा नोट सभी चीजें कंप्लीट कर ली हैं. टोटल 4 पार्ट्स हैं, आई थिंक ये 3 पार्ट्स है. यू कैन वॉच ऑल द वीडियोस, द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए अब थीम बी टेपेस्ट्री ऑफ पास्ट स्टार्ट करते हैं, जिसका चैप्टर नंबर 4 यू कैन सी न्यू बिगनिंग सिटीज एंड स्टेट्स. कैसे नई शुरुआत हुई, नए नए शहर बनने लगे, राज्य बनने लगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो यहाँ कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो है वो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र, जिसमें इकोनॉमी उस समय की कैसी थी उसके बारे में बताया गया है. सो उसका एक पार्ट यहाँ पर एक पोर्शन दिया हुआ है, उसको रीड करते हैं. द किंगडम शैल बी प्रोटेक्टेड बाय फोर्टिफाइंग द कैपिटल एंड द टाउन्स एट द फ्रंटियर. जो किंगडम है, राज्य होता है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. फोर्टिफाइंग मतलब किलेबंदी करानी चाहिए, उसको चारों तरफ से अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए. फ्रंटियर एरिया में खासकर, फ्रंटियर मतलब जहां से राज्य की सीमा शुरू होती है या सीमा जहां पर होती है. द लैंड शुड नॉट ओनली बी कैपेबल ऑफ सस्टेनिंग द पॉपुलेशन बट ऑल्सो आउटसाइडर्स इन टाइम्स ऑफ कैलेमिटीज. जो भी उस राज्य की जमीनें हैं वो इतना उपजाऊ होनी चाहिए, इतना ज्यादा उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होना चाहिए कि वहां की जो जनसंख्या है, जो लोग वहां रहते हैं, सिर्फ उसका ही भरण पोषण ना कर सके, बल्कि जब कभी कैलेमिटीज मतलब कभी कुछ ऐसी आपदा आती है और आउटसाइडर अगर आते हैं उस राज्य में रहने के लिए, तो उनकी भी देखभाल, उनको भी आराम से खाना खिला सके, उनकी देखरेख कर सके, इतना एक राज्य के अंदर क्षमता होनी चाहिए. इट शुड बी ब्यूटीफुल बीइंग एंडोर्ड विद कल्टिवेबल लैंड, माइंस, टिम्बर फॉरेस्ट, एलिफेंट फॉरेस्ट एंड गुड पास्चर्स रिच इन कैटल. सो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि एक किंगडम किस तरीके से प्रॉस्पर दिख सकता है, समृद्ध दिख सकता है. इट शुड नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर वाटर. ऐसा नहीं है कि सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो, सिर्फ बारिश पे लोग डिपेंड है, किसान की बारिश होगी तो सिंचाई होगी, फसलों को पानी मिलेगा, नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पहले का पानी सेफ है, हार्वेस्ट करके रखा गया जिससे सिंचाई की जा सकती हो. इट शुड हैव गुड रोड्स एंड वाटरवेज. इट शुड हैव अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी विद अ वाइड वैरायटीज ऑफ कमोडिटीज. कमोडिटीज मतलब होता है सामान. सो यहाँ पर अच्छे रोड की व्यवस्था होनी चाहिए. पानी से अगर कहीं जाया जा रहा है, पानी के रास्ते से, तो वाटरवेज की व्यवस्था होनी चाहिए. प्रोडक्टिव इकोनॉमी होनी चाहिए. अर्थव्यवस्था जो है बहुत समृद्ध होनी चाहिए. अलग अलग चीज यहाँ पर प्रोड्यूस होना चाहिए, उसका खरीद बेच या जो भी चीजें हैं, इकोनॉमी लेवल पे एक राज्य हमेशा समृद्ध होना चाहिए. सो अर्थशास्त्र का ये कोट है, या कह सकते हैं एक पार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किंगडम कैसा समृद्ध होना चाहिए. ओके, चलिए अब इस कोट के साथ हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इट्स नॉट एक्चुअली अ कोट और अ सेक्शन फ्रॉम द पैराग्राफ फ्रॉम दिस बुक. ओके, नाउ ये आप देख सकते हैं कि इमेज दिया गया, रूइंस ऑफ अ मेजर स्ट्रक्चर एट राजगृह, मॉडर्न डे राजगीर इन बिहार, व्हेन इट वाज द कैपिटल ऑफ मगध, महाजनपद. जनपद, महाजनपद लास्ट क्लासेस में भी देखा था. जहां पर लोग बसने लगे उसे हम कहते हैं जनपद. जब बहुत सारे छोटे छोटे जनपद मिलकर एक साथ आने लगे तो महाजनपद बनने लगे. किस तरीके से ये बनने लगे महाजनपद, इन्हीं सब के बारे में हम पढ़ेंगे. सो ये एक बचा हुआ अवशेष आप देख पा रहे हैं इस इमेज में. ये उस समय के राजगृह, जो आज बिहार में एक जगह है राजगीर, उसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग रही होगी, उसका अवशेष आपको देखने को मिल सकता है. नाउ कौन कौन से बिग क्वेश्चंस इस चैप्टर में हम जानेंगे. बहुत से बच्चे कहते हैं मैम बिग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. इनके आंसर नहीं करने हैं, यही क्वेश्चंस तो हम इस चैप्टर में एक्सप्लोर करेंगे. इन क्वेश्चंस के थ्रू पूरे चैप्टर को समझेंगे. सो व्हाट इज मेंट बाय सेकंड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया, व्हाई वर जनपद्स एंड महाजनपद्स आर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन इंडिया अर्ली हिस्ट्री, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिड दे इवॉल्व. सो किस तरीके से सेकंड अर्बनाइजेशन हुआ. पहले हमने पढ़ा था शहरीकरण हुआ, शहर बनने लगे, लेकिन सेकंड अर्बनाइजेशन क्या है, जनपद महाजनपद के डेवलपमेंट्स कैसे हुए, उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडिया के शुरुआती जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसमें, और गवर्नेंस का सिस्टम कैसे था. उस
समय राजतंत्र या जो सरकार है उस समय जो राजा हुआ करते थे किस तरीके से राज्य को संभाला करते थे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, यही 3 क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट। लेट अस रिकॉल दैट इन द अर्ली second millennium BCE, that is over a few centuries after 2000 BCE, the Indus Harappan Sindhu Saraswati civilization, which we call India's first urbanization, disintegrated। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में या लास्ट क्लास में कि किस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता या जिसे हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी हमने पढ़ा था, कैसे क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब बिखर गया। वैसे एक समृद्ध था बट कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से वो बिखर गया, जो अभी भी रीजंस पूरी अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है कि क्या क्या चीजें हुई होंगी। बट एनी हाउ जो ये सिविलाइजेशन था डिसइंटीग्रेट हुआ, टूट गया या बिखर गया। सम ऑफ इट्स सिटीज वर अबेंडन्ड, इन अदर सम पीपल कंटिन्यूड लिविंग देयर बट रिवर्टिंग टू अ रूरल और विलेज लाइफ। ये सिटी हुआ करती थी सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, लेकिन बाद में देखा गया कि घर अबेंडन मतलब छोड़ दिए गए हैं, लोग वहां से चले गए हैं कहीं पर, कुछ लोग वहां रह भी रहे हैं तो रूरल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, विलेजेस मतलब गांव में रह रहे हैं, शहर जैसा कुछ वहां पर देखने को बाद के समय में नहीं मिला। दे हैड टू, सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ हरप्पन अर्बन ऑर्डर हैज डिसअपीयर्ड, elaborate structures both private and public, crowded streets and busy markets, different communities with specialized occupations like metalsmiths, potter, builders, weavers, craft persons and so on, a writing system, a sanitation system, the presence of an administration, and behind it all a large state structure with a ruling class at the head। जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन की सारी चीजें यहाँ दी गई जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कितने बड़े बड़े वहां बिल्डिंग्स हुआ करती थी, प्राइवेट स्ट्रक्चर्स अलग, पब्लिक स्ट्रक्चर्स अलग, स्ट्रीट्स यानी जो मार्केट्स हुआ करते थे, गलियां हुआ करती थी, कितनी भीड़ वाली एरिया हुआ करते थे, या फिर अलग अलग काम करने वाले लोग थे जैसे बर्तन बनाने वाले, बिल्डिंग्स बनाने वाले, बुनाई का काम करने वाले, है ना। ये सारी सिस्टम खत्म हो गई थी। लिखने की जो एक व्यवस्था थी, राइटिंग सिस्टम, वो खत्म हो गया था। सैनिटेशन सिस्टम वैसा देखने को नहीं मिलता था। और सबसे सब जो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, राजा या जो उस समय रूल करता था, उसका एक स्ट्रक्चर जो हमने देखा था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में, वो अब देखने को नहीं मिलता था। फॉर अ होल मिलेनियम अर्बन लाइफ रिमेन absent from India, though there may have been a few towns here and there in North India। So बहुत समय तक उसके बाद हमें अर्बन यानी शहर देखने को नहीं मिले, रूरल एरियाज देखने को मिलते थे जहाँ रूरल यानी गांव जैसे वातावरण में रह रहे हैं। कुछ टाउन्स हमें देखने को मिलते थे नॉर्थ इंडियन पार्ट में, जो इंडिया का नॉर्थ पार्ट है वहां पर। ओके, तो ये हो गया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। इंडीड देयर वर इंपॉर्टेंट रीजनल कल्चर्स विच वी नीड नॉट स्टडी हियर। कुछ रीजनल कल्चर्स थे लेकिन उसको यहाँ पर पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ रहे हैं। देन इन द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई, फिर 1 BCE जब आया, अ वाइब्रेंट न्यू फेज ऑफ अर्बनाइजेशन बिगिन इन गंगा प्लेन, पार्ट ऑफ इंडस और सिंधु बेसिन एंड नेबरिंग रीजन्स, ग्रेजुअली स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ सबकॉन्टिनेंट। हाउ डू वी नो दिस? मेनली फ्रॉम 2 सोर्सेज। फिर एक समय आया फर्स्ट मिलेनियम बीसीई के अराउंड। बीसीई की फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वहां पर फिर से अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, शहर बनने शुरू हुए। कहां पर? गंगा प्लेन्स के पास, जो गंगा का मैदान है, इंडस का मैदान है, वहां पर बहुत सारे गांव शहर बसने लगे, यहाँ जो आसपास का एरिया है वहां पर। अब इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो 2 सोर्सेज हैं। पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस दैट हैव कंफर्म्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ दोज एंशिएंट अर्बन सेंटर्स एंड एंशिएंट लिटरेचर डिस्क्राइबिंग देम, लेट वैदिक, बुद्धिस्ट एंड जैन लिटरेचर आर फुल ऑफ रेफरेंसेस टू दोज न्यू अर्बन सेंटर्स। तो इन जगहों के बारे में हमें 2 तरीकों से पता चलता है। पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, मतलब जो खुदाई की जाती है, सर्वे किए जाते हैं, उसमें जो चीजें मिली हैं उनसे हमें कंफर्म होता है कि यहाँ पर शहर हुआ करते थे पुराने समय में। और दूसरा जो लिटरेचर है एंशिएंट, जो प्राचीन समय के हमारे पास टेक्स्ट हैं, किताबें हैं, जैसे वैदिक टेक्स्ट हो गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जैन लिटरेचर्स हो गए, ये जो किताबें हैं इनसे हमें पता चलता है, इसमें बहुत से ऐसे रेफरेंसेस दिए गए हैं इन अर्बन सेंटर्स के बारे में। दिस न्यू फेज इज ऑफन कॉल्ड इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन। इसे ही इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। जो गंगा इंडस या इसके आसपास के रीजन में नए शहर डेवलप हुए उसको ही, which incidentally has continued right up today. Let us see how this phase emerged। और ये जो अर्बनाइजेशन, सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ये आज भी इंडिया में कंटिन्यू है। सो इस फेज के बारे में
और अच्छे से इस चैप्टर में हम जानेंगे. ओके, नाउ जनपद्स एंड महाजनपद्स. टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेकेंड मिलेनियम BCE, regional cultures gradually recognized themselves in North India as people formed clans or groups, probably sharing a common language and a common customs. Each clan came to be associated with a territory or janpad led by a raja or ruler. So janpad in a Sanskrit word means where people, jan, have set foot, पद दैट इज हैव सेटल डाउन. अभी मैंने आपको बताया जनपद मतलब होता क्या है. ये संस्कृत का एक वर्ड है जिसमें जन मतलब होता है लोग, पीपल, और फुट मतलब होता है पैर, पद, है ना. सो जहां पर लोगों ने अपने पैर रखे, जहां लोगों ने सेटल डाउन होना शुरू किया, घर बसाने शुरू किए, वहां बने जनपद. सो यहाँ हमने देखा नॉर्थ इंडियन में जहां पर नए नए जनपद बनने लगे, उसका कारण क्या था. लोगों ने क्लैन बना लिए, अपने समूह, ग्रुप बना लिए. तो जो लोग एक जैसा कल्चर सेलिब्रेट करते थे, एक जैसी भाषा बोलते थे, एक जैसे कपड़े पहनते थे, या कोई भी कल्चरल जो सिमिलैरिटीज थी, उस बेसिस पे उन्होंने ग्रुप्स बना लिए, क्लैंस बना लिए, और ये सेम लैंग्वेज फॉलो करते थे, सेम कस्टम प्लान करते थे. जहां पर इन लोगों ने अपने ग्रुप्स के साथ रहना शुरू किया, उसे ही जनपद कहा गया. अब जनपद का मीनिंग क्या है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. नाउ जनपद ग्रू एज ट्रेड नेटवर्क एक्सपैंडेड एंड कनेक्टेड देम. बाय 8th or 7th century BCE, some of those early states had merged together. The resulting bigger units were known as महाजनपद. तो अब क्या हुआ, जनपद जो बने थे, छोटे छोटे समूह ने जो बनाए थे, वो धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ने लगे, ट्रेड होने लगे, व्यापार होने लगे, और ये आपस में कनेक्ट होने लगे. 8th और 7th सेंचुरी BC के अराउंड क्या हुआ, ये जो अर्ली स्टेट्स थे ये मर्ज होने लगे, आपस में मिलने लगे, जिसकी वजह से बड़े जनपद बनने लगे, जिसे हमने नाम दे दिया महाजनपद. Okay, although the texts have different list of them, the more frequent list gives the name of 16 Mahajanpadas, extending from Gandhara in northwest to Anga in east and Asmaka in central India close to Godavari river. See the map. There may have been a few more along the some smaller Janpadas continuing independently. वैसे तो बहुत सारे महाजनपदास के नाम इधर उधर हमें पढ़ने को मिल जाते हैं टेक्स्ट में, लेकिन 16 इंपॉर्टेंट महाजनपद थे जो गंधार, नॉर्थ वेस्ट जो पार्ट है इंडिया का, जिधर अभी अफगानिस्तान वाला एरिया है, वहां से, गंधार एक जगह है उस एरिया में, वहां से लेकर और अस्मका सेंट्रल इंडिया में, और अंग ईस्ट यानी ईस्टर्न पार्ट में अंगा तक फैला हुआ था. यहाँ पर और भी जनपदास हो सकते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना रूल कर रहे थे. हम अभी महाजनपदास जो 16 इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे. तो यहाँ दिया है, थिंक अबाउट इट. नोटिस हाउ मेनी ऑफ महाजनपदास जो अभी मैंने आपको बताए आर कंसंट्रेटेड इन गंगा प्लेन. देयर आर सेवरल पॉसिबल reason for this, including the growth of agriculture in fertile Ganga plain, the availability of iron ore in mountain and hill, see below, but iron, and the formation of new trade network. अभी हम मैप में देखेंगे, ये जो भी मैंने महाजनपदास आपको बताए उनका नाम दिया गया है, आगे मैप में मैं बताऊंगी. लेकिन यहाँ पूछा है कि क्या कारण रहा होगा कि गंगा के प्लेन में ही ये सारी महाजनपद डेवलप हुए होंगे. तो सिंपल एक चीज तो यहाँ पर भी दी है कि गंगा के प्लेन बहुत उपजाऊ होते हैं. हमने अभी ज्योग्राफी वाला जो चैप्टर देखा उसमें मैंने आपको बताया है ना, यहाँ एग्रीकल्चर बहुत सक्सेसफुल है, पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा अच्छे से सरवाइव कर सकती है क्योंकि खाने की, पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और यहाँ पे मिनरल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं. आयरन ओर, जो लोहे का हम कोई भी टूल बना रहे हैं, वेपन बना रहे हैं, उसके लिए आयरन ओर यहाँ आसानी से मिल जाता है. फिर ट्रेड नेटवर्क्स डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रीजन बहुत अच्छा है. इसीलिए यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने जनपद्स बनाने, महाजनपद्स बनाने स्टार्ट किए होंगे. ये मैप का मैं बात कर रही थी. देखो यहाँ पर गंधारा है, समवेयर हेयर, यहाँ से लेकर और इधर आप देख सकते हैं ईस्ट में अंग तक, है ना, और यहाँ अवंती है, अस्माका है, यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल इंडिया में. सो बहुत सारे नाम यहाँ पे आपको 16 के 16 इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मत्स्य है, पंचाला है, कुरु है, मल्ला है, वृज्जी है, वैशाली है, कौसाम्बी है, राइट. सो यहाँ दिया, लेट्स एक्सप्लोर. द मोस्ट पावरफुल ऑफ दीज न्यू स्टेट्स वर मगध, कौशाला, वत्सा एंड अवंती. लुकिंग एट द मैप, कैन यू आइडेंटिफाई देयर कैपिटल्स? ऑल्सो हाउ मैनी कैन यू मैच विद इंडियन सिटीज ऑफ टुडे? सो ये जो चार हैं आप देख सकते हैं इनके कैपिटल के साथ. से मगध का कैपिटल है राजगिरी, आज का जो राजगीर है बिहार में. कौशाला का कैपिटल है श्रावस्ती, आज का श्रावस्ती है उत्तर प्रदेश में. वत्सा का कैपिटल है कौशाम्बी जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है. अवंती का उज्जैनी है जो उज्जैन मध्य प्रदेश में है. ओके, नाउ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या दिया है. कंपेयर दिस मैप विद द मैप ऑफ रीजन मेंशन इन महाभारत, दैट इज भारत इन
grade 6 and list the name common to both maps. What do you think this implies? अब देखो महाभारत के समय में भी कुछ जगहों के नाम यूज हुए थे जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, जैसे कुरु, पंचाल, मत्स्य, कौसाला, मगध appears in both map. उस मैप में भी था और यहाँ पर भी था. ये बताता है that the regions and kingdoms mentioned in Mahabharata were real places that continue to be important in later history too. ये जो जगह है इसका मतलब ये है कि जब महाभारत के समय में भी थे और बाद की हिस्ट्री में भी है. मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थे जो हिस्ट्री में आगे तक सरवाइव करते चले आए. इवन नाम ही तो चेंज हुए, उज्जैनी हो गया है ना. ये जो जगह है आज भी इंडिया में है ना. तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहे होंगे. नाउ द मैप 4.3 shows the Mahajanapadas capital. जो अभी हमने मैप देखा, most were fairly large, well fortified cities with a moat running outside the fortification or further defense. अभी मैंने बताया जब हम अर्थशास्त्र का एक पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था कि जो भी किंगडम्स हैं उसको फोर्टिफाई करना मतलब होता है किलेबंदी करना, घेराबंदी करना, है ना, ताकि प्रोटेक्शन मिल सके किंगडम को. सो ये जो भी हमने महाजनपद पढ़े, इनके कैपिटल पढ़े, ये फोर्टिफाइड थे, इनकी किलेबंदी थी. मोट मतलब क्या होता है? अ डीप वाइड डिच सराउंडिंग अ फोर्ट और अ फोर्टिफाइड सिटी एंड फिल्ड विद वाटर. जो किले हुए करते थे या किंगडम हुआ करता था उसके चारों तरफ बहुत गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए जाते थे और उसमें पानी भर दिया जाता था. क्रोकोडाइल और ऐसे जीव उसमें रखे जाते थे ताकि जब गहरा गड्ढा है और पानी है तो उससे दुश्मन सीधे किले तक नहीं पहुंच पाएंगे. इसीलिए किलेबंदी में मोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था. ऑफन द गेटवेज थ्रू द रैम्पर्ट walls would be deliberately kept narrow so guards may control the movement of people and goods entering or leaving the city. It is fascinating to note the most of those ancient capitals continue to be living cities today, modern cities that are often 2500 years old. अब इसका मतलब क्या है? जो दरवाजे बनाए जाते थे वो पतले रखे जाते थे उनके स्पेस. क्यों? क्योंकि वहां से अगर कोई हमला करता है तो डिफेंस के लिए अगर एक साथ बहुत सारे लोग मूव अंदर करना चाहे तो नहीं कर सकते, या सामान वगैरह जा रहा है उस गेट से बाहर तो उस पर निगरानी रखी जा सके. तो ये जो बहुत सारी एंशिएंट सिटीज हमने पढ़ी, अभी मैंने मैप में दिखाया, आज भी सरवाइव कर रही हैं, लिविंग सिटीज हैं, मॉडर्न सिटीज हैं, 2500 ईयर्स ओल्ड हैं. राइट, चलिए आगे पढ़ते हैं. अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. डेमोक्रेसी क्या होता है? जब भी ऐसा कोई राज्य जहां पर लोगों को अपना राजा चुनने की व्यवस्था मिले, जैसे हम इंडिया में हैं, वोट करते हैं और वोटिंग के थ्रू हमारी जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट होती है, इलेक्शंस होते हैं. तो ये क्या है? डेमोक्रेटिक सेटअप है. डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, लोगों का शासन या लोगों के द्वारा किया गया शासन, उसको हम कहते हैं डेमोक्रेसी. तो शुरुआत में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस क्या थे इसके बारे में हम जानते हैं. ईच जनपद हैड एन असेंबली और काउंसिल कॉल्ड सभा और समिति where matters concerning the clan would be discussed. Remember from chapter on India's cultural roots that the word sabha and samiti first appear in Vedas, India's most ancient text. देखिए ये जो जनपद हुआ करते थे यहाँ पर असेंबली होती थी जिसमें मीटिंग हुआ करती थी, इसे हम काउंसिल भी बोलते थे. दो तरीके की काउंसलिंग या असेंबली होती थी जिसे हम कहते हैं सभा और समिति. इसके बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था. ये सभा समिति जो वर्ड्स हैं ये वेदास में एंशिएंट टेक्स्ट में यूज हुए हैं. राइट, वी मे अज्यूम दैट मोस्ट ऑफ द मेंबर्स वर एल्डर्स इन द क्लैन. द राजा वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू रूल इंडिपेंडेंटली और आर्बिट्रेरली. तो इसका मतलब क्या है कि जो एल्डर्स हुआ करते थे क्लैन के, क्लैन यानी समूह, ग्रुप जो लोगों के थे, उनमें जो बड़े बुजुर्ग थे वो लोग इस मीटिंग में बैठा करते थे. ऐसा नहीं है कि राजा आया और इंडिपेंडेंटली खुद से ही कोई फैसला ले लिया, आर्बिट्रेरली मतलब कि मन माने ढंग से जो उसका मन हुआ वो कर लेगा, ऐसा नहीं है. वो हमेशा डिसीजन लेकर, सभा और समिति जो असेंबली से उनमें क्या डिस्कशन हुआ है उस बेसिस पे राजा राज किया करता था. अ गुड रूलर वाज सपोज्ड टू टेक द एडवाइस फ्रॉम दोज असेंबलीज अपार्ट फ्रॉम द मिनिस्टर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स. सो जो राजा हुआ करता था वही अच्छा राजा कहलाता था जो अपने मंत्री, जो उसके सारी व्यवस्था संभालने वाले लोग हैं उनकी भी बातें सुने, समझे, और ये जो सभा समिति है इनमें जो एल्डर्स डिसीजन लेते हैं उस पर भी ध्यान दे और अपना काम उसी हिसाब से करे. Indeed, according to some texts, an incompetent ruler could be removed by the assembly. Of course, while such mentions are significant, it does not mean that this was an established law. Let us remember that the data we have for such removal
mode periods is incomplete। देखिए कुछ जगह पे हमें टेक्स्ट में ऐसा भी पढ़ने को मिला है जो राजा नहीं काबिल हुआ कर उसको असेंबली के द्वारा, ये जो असेंबली हमने सभा समिति पढ़ी, इनके द्वारा उस राजा को हटा दिया जाता था। लेकिन ये कोई रूल नहीं था, लॉ नहीं था, ऐसा कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है। हमें इस बात को कभी भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बहुत पुराना लिखा हुआ चीज है, कुछ हमें आधा अधूरा मिला है, कहीं मिला है तो कंप्लीट नहीं है, या कुछ इंफॉर्मेशन इतने समय से पास ऑन हुई है, किसने लिखी है, क्या है, तो हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश लॉ के वे में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन हाँ ऐसा कहीं कहीं हमें पढ़ने को मिलता है टेक्स्ट में कि जो राजा इनकॉम्पिटेंट हुआ करते थे, मतलब सक्षम नहीं हुआ करते थे राज्य चलाने के अच्छे से, असेंबलीज जो है सभा समिति रिमूव कर दिया करती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इन देयर पॉलिटिकल सिस्टम महाजनपद एक्सपैंडेड द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जनपदास। सम वर इन फैक्ट मोनार्कीज इन द सेंस दैट राजा वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी सपोर्टेड बाय मिनिस्टर्स एंड एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। देखिए ये जो महाजनपदास हुए थे, यहाँ पर जनपदास में जो बेसिक प्रिंसिपल फॉलो होते थे वही फॉलो होने लगे। कहीं कहीं मोनार्की थी। मोनार्की मतलब क्या होता है, जैसे डेमोक्रेसी मैंने बताया लोगों का शासन, लोकतंत्र। मोनार्की मतलब जहां राजा का शासन होता है, राजतंत्र होता है। यहाँ राजा ही सुप्रीम अथॉरिटी होता है जो अपने मिनिस्टर की मदद से, एल्डर्स की जो असेंबली अभी हमने पढ़ी उनकी मदद से अपना शासन चलाता है। हिज पोजीशन वाज हेरिडिटरी। हेरिडिटरी मतलब होता है जैसे मेरी फैमिली में कोई राजा है तो अब उसका बेटा ही राजा बनेगा या उसी के फैमिली से कोई राजा बनेगा। सो हेरिडिटरी मतलब वंश के हिसाब से जब चीजें चलने लगती हैं। सो राजा की जो पोजीशन है वो हेरिडिटरी हुआ करती थी इन द सेंस दैट राजा वुड यूजुअली बी द सन ऑफ द प्रीवियस वन। राजा वही बनेगा जो बेटा होगा पिछले राजा का। ठीक है, द किंग वुड कलेक्ट टैक्सेस और रेवेन्यूज, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, गेट इंप्रेसिव फोर्टिफिकेशन बिल्ट अराउंड द कैपिटल एंड मेंटेन एन आर्मी टू डिफेंड द टेरिटरी और वेज वॉर विद नेबरिंग वंस as the case may be। So राजा इतना जो इसको पावर थी क्यों दी गई थी, उसका काम क्या था? So सबसे पहले उसका काम था लोगों से टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स से ही रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू यानी इनकम, है ना। सो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? लोगों से टैक्स कलेक्ट करके। उसी पैसे से वो व्यवस्था बनाएगा कि समाज में जो सोसाइटी है, उसका राज्य है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था अच्छे से चल सके, लोग शांति से रह सके। उसका जो कैपिटल है, राजधानी है उसके राज्य की, वहां पर फोर्टिफिकेशन हो सके, किलेबंदी हो सके और अपने टेरिटरी को बचाना, अगर कहीं युद्ध होता है नेबरिंग किंगडम से, सो उस केस में अपने लोगों की रक्षा करना। ठीक है, तो राजा की ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुआ करती थी। नाउ मगध, एक जो हमने महाजनपद पढ़ा, located in part of today's Bihar, Koshala in part of today's Uttar Pradesh and Avanti in Madhya Pradesh were among the most powerful such states। ऐसे ही ये तीन सबसे important powerful states हुआ करते थे उस समय के। मगध जो आज बिहार है उसका पार्ट हुआ करता था, फिर अवंती मध्य प्रदेश का और कौशल ये उत्तर प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। ये तीनों बहुत ही पावरफुल स्टेट्स थे। देन however at least two महाजनपदास, जिसमें वज्जी, इसे हम वृज्जी भी बोलते हैं, और मल्ला had a different system। The Sabha and Samiti more power and took important decisions through discussions and if necessary through vote। देखिए अभी जो हमने पढ़े ये तीन, कौशल, मगध, अवंती, यहाँ पर मोनार्की थी। मोनार्की यानी राजा का शासन चलता था। लेकिन दो महाजनपद ऐसे थे जैसे वज्जी और मल्ला, यहाँ पर अलग ही सिस्टम था। यहाँ सभा और समिति जो हमने असेंबली पढ़ी वो ज्यादा पावरफुल थी, डिसीजन इनके द्वारा लिए जाते थे और अगर जरूरत पड़ती थी तो वोट भी किए जाते थे, वोटिंग प्रोसेस भी हुआ करता था। Surprisingly, this included the election of the Raja। This means that those Mahajanpadas which were called Ganas or Sanghas were not monarchies। Their functioning might be called democratic since members of the assembly were the ones to select the rulers and take major decisions। अब यहाँ पर जो हम गण कह रहे हैं, संघ कह रहे हैं कुछ महाजनपदास को, ये मोनार्की नहीं है। यहाँ राजा के लिए इलेक्शन हुआ करते थे और इन असेंबलीज के द्वारा ही राजा चुना जाता था जो कि मेजर डिसीजन मेकर्स होते थे। इनफैक्ट स्कॉलर्स हैव ऑफन कॉल्ड देम अर्ली रिपब्लिक्स। यही जो गण और संघ है, इन्हीं को ये जो स्कॉलर्स हैं, विद्वान हैं जो हिस्ट्री लिखते हैं, उन्होंने अर्ली रिपब्लिक्स का नाम दिया है। जिसे रिपब्लिक मतलब क्या होता है? गणतंत्र। इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब अगर सिंपल भाषा में बोलूं, गणतंत्र भी समझ में नहीं आ रहा होगा। गणतंत्र मतलब कि जो हमारा इंडिया है उसके ऊपर सिर्फ इंडिया की सरकार का नियम कानून चलेगा, बाहर की किसी भी ताकत, किसी भी कंट्री का कोई से नहीं रहेगा।
मिलेगा। ओके, सो ये होता है रिपब्लिक। तो इन जो वज्जी है, मल्ला है, इनको अर्ली रिपब्लिक्स कहा जाता है स्कॉलर्स के द्वारा, एज दे आर इंडीड वन ऑफ द अर्लीस्ट सच सिस्टम इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में पहले ही ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसलिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने एक पोर्शन देखा है इस चैप्टर का। चैप्टर बहुत लेंदी है, राइट, लेकिन अच्छे से समझना है, इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैं कवर कर रही हूँ। आई होप आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। कोई सजेशंस हैं या कोई डाउट्स हैं, यू आर फ्री टू राइट दैट इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई होप यू आर लविंग these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.